मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह एक शैक्षिक चैनल है। आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा लगाया गया जो पाठ्यक्रम है द्वितीय वर्ष कला के लिए और सत्र 4 के लिए विधा विशेष के अंतर्गत एक नाटक रखा गया है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत। वह नाटक है लड़ाई। और यह नाटक हम सब जानते हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। यह नाटक पहले एक कहानी के रूप में लिखा गया था। बाद में इसका संस्करण रेडियो नाटक के रूप में और फिर बाद में किताब के रूप में यह नाटक प्रकाशित हो चुका है। यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। आज के समय के समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए और सत्य समाज में किस तरह से पराजित होता जा रहा है, सत्य का पक्ष लेने वाले व्यक्तियों का किस तरह से हनन होता जा रहा है और उन्हें कहीं न कहीं अपना जीवन एक अलग दृष्टिकोण से जीना पड़ता है, यह इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया गया है। यह नाटक कई समस्याओं को एक साथ उजागर करता है और आज के जो समसामयिक युग में जो अनेक समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, राजनीतिक समस्याएं, शिक्षा क्षेत्र में चलने वाला भ्रष्टाचार तथा अस्पतालों के भ्रष्टाचार, लगभग सारे जगहों पर हमें भ्रष्टाचार से युक्त समाज और समाज में रहने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति किस तरह से इन अलग अलग स्थितियों से जुड़ा हुआ है और किस तरह से अपना ही पेट भरने का काम करता है और इसी कारण से गरीबों की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। इन स्थितियों का वर्णन इस नाटक में एक अलग ढंग से हुआ है। इस नाटक का प्रमुख पात्र है सत्यव्रत और सत्यव्रत को केंद्र में रखकर इस नाटक को लिखा गया है। यह नाटक सबके लिए छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन समाज को भी इस नाटक को पढ़ना चाहिए और इसमें जो उपदेश है उन उपदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। समाज में आज जो स्थितियां हैं इन स्थितियों से रूबरू होने की आवश्यकता है। आइए आज हम इस नाटक का अत्यंत संक्षिप्त में विश्लेषण करने वाले हैं। उसके पहले संक्षिप्त में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का सामान्य परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अपना सारा समय अधिकतर साहित्य लिखने में लगाया है और उनका साहित्य समाज के लिए हित अर्थात दिशा निर्देश देने वाला एक साहित्य है। उनकी कृतियाँ लड़ाई, बकरी, अब गरीबी हटाओ ये नाटक है। हवालात यह उनका एकांकी संकलन है। पीली पत्तियाँ यह उनका रेडियो रूपक है। होरी धूम मचोरुई छंद नृत्य नाटिकाएं हैं। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1, कविताएं 2, एक सूनी नाव यह उनके कविता संग्रह है। और चर्चे और चरखे यह उनका रिपोर्टाज है। काठ की घंटियाँ यह उनका प्रतिनिधि संग्रह है। कुछ रंग कुछ गंध यात्रा वृत्तांत है। सूने चौखटे सोया हुआ जल यह उनके उपन्यास है। क्षितिज के पार बदला हुआ कौन, पराजय का क्षण यह उनके कहानी संग्रह है। अपना दाना बाल कथाएं हैं। अनाप शनाप, हाथी की पों, भौं भौं, खो खो, लाख की नाक, कल भात आएगा, बुद्ध की करुणा, बाल नाटक है। बतूता का जूता, बिल्ली के बच्चे, महंगू की टाई बाल कविताएं हैं। इनके समग्र रचनाओं के
4 खंड हमें दिखाई देते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का देहावसान 24 सितंबर 1983 को हुआ। इन्होंने जो अनमोल साहित्य हमें दिया है वह निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए दिशा निर्देश देने वाला साहित्य रहा है। और आज जिस नाटक का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वह लड़ाई नाटक की समस्याएं आजकल हमारे आसपास समाज में घटित होती हुई दिखाई देती है। तो आइए हम देखते हैं इस नाटक का संक्षिप्त में विश्लेषण। इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं, अनेक पात्रों का इसमें विवेचन हुआ है। प्रमुख पात्र सत्यव्रत है। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यह सत्य का व्रत लेने वाला व्यक्ति है। उद्घोषक यहाँ पर नाटक की शुरुआत में ही बताता है, 32 साल आज़ादी के 32 साल लड़ाई, उदासीनता से लड़ाई, जहालत से लड़ाई, गंदगी, बदनीयती, बेईमानी से लड़ाई। लड़ाई खत्म नहीं हुई, जारी है। लड़ाई से, गरीबी से लड़ाई, मानसिक गुलामी से लड़ाई, औपनिवेशिक संस्कार से लड़ाई, सामंती स्वभाव से लड़ाई खत्म नहीं हुई, जारी है। भाषावाद से लड़ाई, जातिवाद से लड़ाई, धर्मांधता से लड़ाई, क्षेत्रीयता से लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई में हर आदमी अकेला आस्था और विश्वास से टूटा हुआ, झूठ के विराट रेगिस्तान में अकेला। सत्य ही ईश्वर है, महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन कहाँ है सत्य, कहाँ है ईश्वर। इसका प्रमुख पात्र है सत्यव्रत। सत्यव्रत ने व्रत लिया है कि मैं इस फरेबी दुनिया में सत्य का निर्माण करूंगा, सत्य का उद्घाटन करूंगा, भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। और उसकी इस लड़ाई में उसके घर वाले भी उसे साथ नहीं देते हैं। इसका पहला दृश्य देखिए। एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का कमरा। सत्यव्रत उम्र लगभग 30-40, अखबार पढ़ रहा है। अचानक झटके से उठ बैठता है, गुस्से में अखबार मरोड़ता है, फिर दिया सलाई जलाकर अखबार में आग लगा देता है। सत्यव्रत कहता है, बहुत हो चुका, अब मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, जो भी हो। और उस अखबार में देखे हुए भ्रष्टाचारी रूपों को देखकर इसका दिमाग एकदम फट जाता है और वह दुनिया, इस समाज में सत्य को ही उजागर करने की कोशिश करता है। उसकी जो स्त्री है वह उसका साथ नहीं देती, बाल बच्चे हैं उसका साथ नहीं देते। और यह एक, हम सब जानते हैं कि एक सामान्य बात है कि जीवन जीने के लिए अपना जीवन, आजकल की स्थितियों में अपना जीवन जीना कठिन हो चुका है और समाज के लिए जीना तो बहुत ही कठिन हो चुका है। और उसमें सत्य के साथ लड़ना या सत्य के साथ चलना कठिन होता जा रहा है। शायद इसीलिए उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया है। और इस पहले दृश्य के अंत में जो गायक गाता है उससे हमें पूरा यह पहला दृश्य ही हमारे सामने उजागर होता है कि इस दृश्य में क्या हुआ है। घर से निकल सड़क पर आया, लेकिन नहीं जानता था यही मोर्चा पहला होगा। ऐसा नहीं मानता था, बीवी बच्चे साथ न देंगे, हो जाएगा अकेला वह, बेगाने दुनिया में खाएगा, रेले पर रेला वह यानी कि सत्यव्रत। अब दूसरा यह दृश्य शुरू हो जाता है जिसमें सड़क है और सत्यव्रत गुस्से में घर से बाहर निकल आता है। सड़क पर साइकिल पर सवार होकर वह एक रोटी वाले से टकरा जाता है और वह एक बौखला कर उसे कहता है कि यह कौन सा तरीका है सड़क पर चलने का। रोटी वाला कहता है, अपना रास्ता नापिए साहब, बड़े आए तरीका सिखाने वाले। यानी कि आजकल की दुनिया में कुछ किसी को अगर समझाना हो तो भी बहुत कठिन कार्य होता है। यह इससे हमें दिखाई देता है। और फिर दोनों में अनबन होती है और दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। इस दृश्य में यह सत्यव्रत जो कुछ बातें कहता है वह समाज के लिए हितकर होती हैं, लेकिन उन बातों को मानने के लिए
कोई तैयार नहीं है, या फिर ऐसा कहें कि सत्यव्रत जिस ढंग से बता रहा है उस ढंग को समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस दृश्य के अंत में गायक कहता है, गलत को गलत कहने में भी दुनिया यहाँ रोकती है, दुर्बल होकर सच्ची बात कहो तो तुम्हें टोकती है। आगे चले सत्यव्रत तो वह जा पहुँचे स्कूल में, सोचा सभी बुराई की जड़ है शिक्षा के मूल में। सत्यव्रत को लगता है कि अगर सही शिक्षा मिल जाती है प्राथमिक स्कूलों से ही, तो बनने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति एक अच्छा सजग नागरिक समाज के लिए, देश के लिए होगा। इसलिए वह सीधे स्कूल में पहुंच जाता है और तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल बैठे हैं, सत्यव्रत प्रवेश करता है। सत्यव्रत, मैं सत्यव्रत शर्मा हूं, अतुल शर्मा का पिता, वह आपके स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। हाँ कहिए। सत्यव्रत कहता है, स्कूल में अपनी किताबें चोरी चले जाने की शिकायत मेरे बच्चे ने आपसे की, आपने उसकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया, कहा कि अंग्रेजी के में कहो तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। यह कौन सा तरीका है? शिकायत तो अपनी भाषा में आप सुन ही सकते थे। और इस तरह से अपनी शिकायत बताते बताते दोनों में कहीं न कहीं अनबन होती हैं, और स्कूल में भी जो ढंग और जो सही सलीका उसे दिखाई देना चाहिए था वह सलीका सत्यव्रत को स्कूलों में भी नहीं दिखाई देता। स्कूलों में भी जातिवाद, धर्मवाद और अलग अलग तरह की बातें उसके सामने आती हैं, तो वह बौखला उठता है और उसे कहीं न कहीं गुलामी का एहसास होता है। और ये लोग किस तरह से भाषा के गुलाम हो चुके हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को किस तरह से यह दरकिनार कर रहे हैं, इसका एहसास सत्यव्रत को हो जाता है। यह समाप्त दृश्य होने के पश्चात जो गायक कहता है वह बहुत ही सटीक है। बहरे कान सभी के, कोई नहीं सत्य सुनने वाला, लेकिन बुनियादी बातों को कैसे जा सकता टाला। सोच सत्यव्रत यही खड़ी बस में, जा तुरंत सवार हुए, राशन दफ्तर जाएंगे थे जिससे वह बेजार हुए। यानी कि सत्यव्रत को कई दिनों से राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। और हम आजकल देखते हैं समाज में कि ऐसा ही सरकारी कार्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अपने जो कागजात होते हैं सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सत्यव्रत यहाँ से डायरेक्ट जो राशन ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहाँ पर जाता है। और चौथा दृश्य हम देखते हैं कि वह बस में है। बस में एक आदमी कंडक्टर को पैसे दे बिना टिकट लिए जाने लगता है। इस स्थिति को देखकर भी सत्यव्रत बौखला उठता है कि यह क्या तरीका है कि जिस तरह से टिकट दिया जाता है तो पैसे लिए जाते हैं तो उसका टिकट भी देना चाहिए। इसलिए वह कंडक्टर को कहता है कि टिकट दो उसे। फिर कंडक्टर कहता है टिकट दे दिया है। सत्यव्रत कहता है नहीं दे दिया, मैंने देखा है, मैं देख रहा था। कंडक्टर कहता है खाक देख रहे थे। इस तरह से बात आगे बढ़ती है और जो व्यक्ति है जिसने टिकट जिसको नहीं मिला है वह भी कंडक्टर की ओर से बोलने लगता है। उस बस में बैठने वाले लोग भी उसकी ओर से बोलने लगते हैं। हालांकि सत्यव्रत की बात सत्य है, सही है, लेकिन समाज इस सत्य को या सत्य के पक्ष के विरोध में आजकल खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। इस बस में भी इन्हीं स्थितियों को देखकर सत्यव्रत भी बौखला जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। और फिर वह राशन दफ्तर जाता है। राशन दफ्तर जाने के बाद में जब वह बाहर बैठता है, अंदर मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग चल रही होती है या नहीं होती है वह अलग बात है, लेकिन बहुत देर तक लोगों को बैठना पड़ता है। इस स्थिति को देखकर भी यह सत्यव्रत चपरासी को कहता है कि पहले हमारा काम देखो, पहले हमें राशन दे दो, राशन कार्ड देखो, फिर बाकी अपना काम देखो। तो उस स्थिति में भी चपरासी और जो साहब है उसे ठीक ढंग से उसके साथ बर्ताव नहीं करते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम अलग अलग कार्यालयों में देखते हैं। तो यहाँ पर भी सत्यव्रत जो है उसे सही ढंग से उसका बर्ताव नहीं होता। तो गायक ने इसका वर्णन किया है कि राशन दफ्तर पहुँचे वह जो है सबसे ज़्यादा बीमार, चोरी, घूस, निकम्मेपन का जहाँ लगा रहता दरबार, भूखा और लाचार आदमी उससे नित टकराता है, अन्न दूसरे ले जाते हैं और वह कंकड़ खाता है।
यानी कि गरीबों की स्थिति आज किस तरह की है, इस स्थिति का वर्णन यहाँ पर हुआ है। 5वें दृश्य में देखिए कि जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, वह 5वें दृश्य में हमें देखने को मिलता है। 6ठा दृश्य है अखबार का दफ्तर है और इस दैनिक का नाम है सत्यपथ और संपादक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सत्यव्रत उस राशन दुकानदार के बारे में शिकायत लेकर यहाँ अखबार के दफ्तर में आया हुआ है। सत्यव्रत एक अच्छा लेखक है, इसलिए संपादक जी उसे पहचान जाते हैं और उसको अब सम्मान के साथ अंदर बुलाते हैं और सत्यव्रत को कहते हैं कि हमें एक लेख लिखवा कर दीजिए। लेकिन सत्यव्रत कहता है कि पहले मैं राशन अधिकारी के खिलाफ एक पत्र छपवाना चाहता हूं, वह आपको छापना चाहिए। और वह संपादक के मित्र थे, राशन के जो प्रमुख अधिकारी हैं जिनका नाम था भार्गव, तो वह दोनों की मिली भगत होती है, इसलिए वह कहीं न कहीं उस पत्र को छापने को टाल देता है। सत्यव्रत इस स्थिति को देख करके बौखला जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता और वह कहता है कि अखबार लोकतंत्र के पहरेदार होते हैं और तुम्हें उसका पत्र छापना पड़ेगा। लेकिन संपादक को पड़ी है कि लेखक से एक लेख लिखवाकर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जो उसे मिलेगी, उसका पैसा मिलेगा, उसकी ओर अखबार वाले का ध्यान यहाँ पर होता है। यानी कि इस दृश्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से अखबार वाले या ये मीडिया वाले किस तरह से बिक चुके हैं, किस तरह से वह भी अपना स्वार्थ साधने में लग चुके हैं और इन स्थितियों के कारण भी वह संपादक महोदय के साथ बातचीत करते हुए निकल पड़ता है। बहुत तिल मिलाकर निकला वह, लेकिन हुई न डगमग चाल, लोकतंत्र के पहरेदारों का देखा है बहुत कमाल। उतर सड़क पर आया जब, तब देखा अस्पताल का रंग, जहां गरीबों की हत्या का अजब निराला ही है ढंग। ये गरीबों की हत्याएं, गरीबों की स्थितियां, गरीबों के साथ होने वाला अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारी रूप, गरीबों को न मिलने वाली शिक्षा, इन सारी स्थितियों से सत्यव्रत कहीं न कहीं उसके दिल में ये बातें लग चुकी हैं और वह बदलाव चाहता है और वह एक अस्पताल के सामने जाता है। फाटक के बाहर एक चारपाई पर रजाई ओढ़े एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है। 3 ग्रामीण सिर झुकाए बैठे हैं, एक औरत घूंघट काढ़े सिसकियां भर रही हैं। लेकिन उस बीमार व्यक्ति को उस अस्पताल में के अंदर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वह गरीब है और जहां पैसे मिलते हैं इस तरह के बीमार व्यक्तियों को अस्पतालों में लिया जाता है, उनका इलाज करवाया जाता है। इस गरीब की स्थिति को देखकर भी सत्यव्रत डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से विनती करता है उसकी उन्हें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अंदर लेना चाहिए। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर जो है वह सत्यव्रत की बात नहीं मानते हैं। सत्यव्रत को कहते हैं कि तुम कौन हो, किस पार्टी के हो। सत्यव्रत कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम आदमी का व्यक्ति हूँ और तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए या उसे ठीक करना चाहिए। उसी दरमियान किसी मंत्री महोदय का या नेता का फ़ोन आता है और उसका बीमार व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को अस्पताल में यह डॉक्टर अंदर लेने की कोशिश करता है। सत्यव्रत रोकता है और इन स्थितियों में सत्यव्रत को वहाँ से पुलिस को बुलाकर वहाँ से हदेड़ दिया जाता है। तो यह जो स्थिति है, गरीबों के प्रति होने वाली स्थिति और गरीबों का पक्ष लेने वाले व्यक्ति की स्थिति, इन स्थितियों का सही चित्रण इस नाटक में हुआ है। गायक कहता है कि छोड़ा नहीं पुलिस ने उसको, बांध ले गई थाने पर, गर्व उसे था एक गरीब की पीड़ा को अपनाने पर। है आराम सभी फरमाते दीनहीन की लाशों पर, फिर भी आंच नहीं आती है क्यों इनके विश्वासों पर। विश्वास कहीं न कहीं खो चुका है। फिर थाने में वह उसे ले जाते हैं सत्यव्रत को। सत्यव्रत जो सत्य का काम कर रहा है उसके विरोध में उसे थाने में लिया जाता है। सत्यव्रत कहता है दरोगा साहब आप लोग सत्य की रक्षा नहीं करते। तो दरोगा साहब कहते हैं कि सत्य की रक्षा करना हमारा काम नहीं है, हम शांति और व्यवस्था की रक्षा करते हैं। सत्यव्रत फिर कहता है कि फिर सत्य की रक्षा कौन करेगा। दरोगा कहते हैं सत्य में बड़ी पावर है, वह अपनी रक्षा आप कर लेगा।
तुम अब हंगामा न खड़ा करने का वादा करो तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है। और इस तरह से उस पर, सत्यव्रत पर पुलिस की मार भी पड़ती है, लेकिन सत्यव्रत अपने पक्ष को नहीं छोड़ता है, अपनी बात कहने में नहीं हिचकिचाता है। जो बात लोगों को पसंद नहीं लगती, लेकिन सत्य बात होने के कारण सत्यव्रत व्रत लिए जैसा कार्य करता है। इस दृश्य के अंतिम पंक्तियाँ देखिए। मार पुलिस की तन पर खाई, मन पर पड़ी सड़क की मार, जहाँ गरीबों बदमाशों का चलता है विचित्र व्यापार। चोरी ठगी भीख आवारागर्दी सबके हुए शिकार, चारों तरफ उपेक्षा पाई, चारों तरफ मिली दुत्कार, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सत्य का पक्ष कहीं न कहीं मरता जा रहा है। आजकल की स्थितियों में इन स्थितियों को इस नाटक में उजागर किया गया है। सत्यव्रत अब सड़क पर है, मार खाकर निम बेहोश पड़ा है। एक बदमाश आदमी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वह शराब पिए हुए है, वह भी उसकी खिल्ली उड़ाता है और कुछ जो है अफीम वगैरह उसको देने की कोशिश करता है, लेकिन सत्यव्रत कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ और वह वहाँ से चला जाता है। यानी कि सत्यव्रत वाकई में सत्य का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसको सही ढंग से लोग, गांधीवादी विचारों का है, लेकिन उसके विचारों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दौड़ न सका सत्यव्रत, सोचा यह समाज का जहर विकार, सड़े हुए पानी में जैसे होती कीड़ों की भरमार। युवा वर्ग की हालत इससे भी ज़्यादा हो रही खराब, दादागिरी गुंडागिरी में उसका अब है न जवाब। इस तरह से कहीं न कहीं हमारे बच्चे, उन पर जो संस्कार होने चाहिए, उस तरह से संस्कार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सत्य का पक्ष लेने वाले सत्यव्रत के पीछे खड़ा रहने के लिए भी कोई नहीं है। बस स्टैंड है, सत्यव्रत बैठा है, लड़के बस के इंतज़ार में खड़े हैं और जब वह लड़कों से उसका मेलजोल होता है, बातचीत होती है, तो यह लड़के भी उसे अच्छे ढंग से सत्यव्रत के साथ बात नहीं करते। तो यह जो कुसंस्कार है बच्चों के ऊपर, स्कूली जीवन से ही उन पर संस्कार नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छे समाज की कल्पना हम किस तरह से कर सकते हैं? सड़क पर सत्यव्रत हारा थका निढाल खड़ा है, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रवेश। यानी कि इस नाटक में अलग अलग दृश्यों में अलग अलग वर्ग के लोगों को दिखाया है और किस तरह से वह सत्य से विपरीत यानी असत्य के पक्ष में जा रहे हैं, इन स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया है। उन बच्चों को देखकर यह निराश हो जाता है, सत्यव्रत हार जाता है और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रवेश होता है। बुद्धिजीवी वर्ग उनसे बात करते हैं सत्यव्रत के साथ कि हम सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से कुछ करेंगे, लेकिन सत्यव्रत को मालूम है कि यह कुछ बोलेंगे कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जहाँ जो कार्य करना है वहाँ ये लोग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन दोनों में भी बातचीत में धीरे धीरे अलग ढंग की बातें होती हैं। गायक देखिए, इस गायक के गीत से हमें पता चलेगा कि इस दृश्य में क्या हुआ है। धर्म जोंक सा चूस रहा है, हम देते किस्मत को दोष, कौन शत्रु है कौन मित्र है, इसका रहा न हमको होश। सोच सत्यव्रत ले गरीब को, पहुँचे आश्रम में तत्काल, जहाँ बिछाता मंत्र गंध का, मोहक मगर विषैला जाल। यानी कि आश्रमों में और अलग अलग जगहों पर यह जो शिक्षा या फिर कुछ बातें हमें अंधविश्वास की बताई जाती हैं, उसका विरोध कहीं न कहीं यह सत्यव्रत करता है। परलोक आश्रम 12वें दृश्य में पार्श्व में कीर्तन हो रहा है, बीच बीच में मंत्र पाठ के साथ स्वाहा स्वाहा की आवाज़ें आ रही हैं। स्वामी महेश्वरानंद गद्दी पर बैठे हैं और सत्यव्रत उन्हें कहता है कि सब कुछ स्वाहा हो रहा है, आप ही स्वामी महेश्वरानंद हैं। महेश्वरानंद कहते हैं कि हाँ पुत्र, तुम बहुत दुखी लगते हो। इस तरह से धीरे धीरे इनमें भी अनबन होती है। सत्यव्रत कहना चाहता है कि आज स्कूलों की ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है और लोगों की सेवा की ज़रूरत है, और इस तरह से धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर लोगों को ठगना या सत्य से उन्हें दूर लेकर जाना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि महेश्वरानंद उसे वहाँ से निकाल देते हैं, उसे अनास्थावादी कहते हैं, तुम्हारी आस्था नहीं है, ऐसा कहकर उसे निकाला जाता है। गायक कहता है, धर्म चल रहा है यूँ सत्ता की ताकत पर चारों ओर,
जितनी सत्ता ढोंगी होगी उतना होगा उसका जोर। चकराकर गिर पड़ा सत्यव्रत एक पार्क के कोने में, फर्क नहीं लगता था कुछ अपने होने का होने में। यानी कि जहाँ कहीं यह सत्य का पक्ष लेकर के जाता है, सत्य को उजागर करने की कोशिश करता है, वहाँ वहाँ वह नाकामयाब होता है। 13वां दृश्य है, अंधेरा छाया हुआ है पार्क में। सत्यव्रत थक कर चूर, बुखार में तपता, आंख बंद किए पड़ा है। एक आदमी छुरा लिए आता है, एक दूसरे आदमी को मारता है। चीख सुनाई पड़ती हैं, पुलिस सीटियां बजाती हैं। पुलिस सत्यव्रत के पास आती हैं, सत्यव्रत को पूछती हैं कि आपने कुछ देखा। वो कहता है कि हाँ हाँ मैं सब कुछ, समाज की सारी बातें देख रहा हूँ। इस पर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। हालांकि उसका और उस जो घटना घटी है उसका कोई संबंध नहीं है, और वहाँ उसे ले जाया जाता है और उसे मार भी खानी पड़ती है। गलत बात से लड़ते लड़ते हुई इस तरह आधी रात अस्पताल में पड़े सत्यव्रत। मन पर था असह्य आघात, क्या दुनिया ऐसे ही चलती जाएगी। थे सोच रहे ईश्वर नियति धर्म ग्रंथों का, जैसे थे मुँह नोच रहे। इस तरह से 14वें दृश्य में अस्पताल में सत्यव्रत बिस्तर पर पड़ा है, पत्नी बगल में खड़ी है। पत्नी से सत्यव्रत कहता है तुम गई नहीं। पत्नी कहती है तुम दिन भर घर क्यों नहीं आए। सत्यव्रत काम में लगा था, छुट्टी नहीं मिली। और पत्नी कहती है तुम्हारे न लौटने पर घबरा कर थाने में रपट लिखाने आई, देखा तो तुम बेहोश बाहर पड़े थे, शरीर पर मार थी। तो एक तरह से इस तरह से सत्यव्रत शुरुआत से लेकर अंत तक सत्य का पक्ष लेता है और सत्य को समाज में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी यश नहीं मिलता है। यह इस नाटक में दिखाया गया है। कहा जाता है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन आजकल की दुनिया में आजकल ऐसी स्थितियां निर्माण हुई हैं कि कभी कभी हमें यह भी देखना पड़ता है कि सत्य परेशान भी करता है और सत्य पराजित भी होता है। लेकिन इससे हमें डरना नहीं चाहिए। एक अच्छे समाज की अगर कामना करनी है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, अपनी आहुतियाँ देनी पड़ी तो भी चलेगा, लेकिन एक सत्यवादी युग का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए समापन गीत में कहा है लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। यह जो छापा तिलक लगाए और जनेऊधारी है, यह जो जात पात पूजक हैं, यह जो भ्रष्टाचारी हैं, यह जो खून चूसता रहता है मजदूर किसानों का, यह जो भूपति कहलाता है, जिसकी साहूकारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। यह जो काला धन फैला है, यह जो चोर बाजारी है, सत्ता पांव चूमती जिसके जो सरमाएदारी है, यह जो यमसा नेता है, मतदाता की लाचारी है, यह झूठी चुनावबाजी हथकंडों की बलिहारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। इस तरह से यह नाटक समाज को दिशा निर्देश देने वाला नाटक है और किस तरह से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। भ्रष्टाचार से लथपथ लोगों की संख्या किस तरह से बढ़ चुकी है और सत्य का पक्ष लेने को कोई भी तैयार नहीं है, और किस तरह से सत्य की हानि होती जा रही है, किस तरह से समाज एक अलग तरह का समाज बनता जा रहा है। इन सारी समसामयिक स्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास इस नाटक में हुआ है। यह नाटक अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ, समाज के लिए भी हितकारी हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।